हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे पर्यावरण, और पर्यावरण के अंतर्गत हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था। इकाई 4 हमने स्टार्ट किया था, और इकाई 4 हमारा क्या है? तो वो है हमारा पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र, जिसका हमने पार्ट 1 देख लिया है। और हमने क्या देख लिया है? पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने देख लिया है। ठीक है, आज हमें क्या देखना है? तो आज हमें पार्ट 3 देखना है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने प्रीवियस सेशन को अटेंड नहीं किया है तो ज़रूर से जाइए। यदि आप हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज मोबाइल ऐप के स्टूडेंट्स हैं तो वो आपको पता होगा कि लेक्चर्स कहाँ पे हैं। ठीक है, स्टोर सेक्शन में आप वहाँ पे देख ही रहे होंगे। यदि आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वर्ग 3 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जाकर के आप सभी वीडियो लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, और आप सभी से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए, जिससे हम आप लोगों के लिए क्लासेस को कंटिन्यू रख सके। आप लोगों का सहयोग ही हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है। तो आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करें। हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था? तो हमने स्टार्ट किया था पार्ट 1 से। मैंने आपको क्या बताया था कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आ जाती है? तो विज्ञान आ जाता है एवं सामाजिक विज्ञान आता है। ठीक है, और उसमें हमने जो पार्ट 2 में क्या देखा है कि पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान का किस तरीके से समावेश होता है। हमने उसके कुछ पार्ट डिस्कस किए थे कि विज्ञान के मूल्य क्या होते हैं और वो किस तरीके से पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। उसी का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान का समावेश, तो उसको पहले हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में कि पर्यावरण अध्ययन में सामाजिक विज्ञान का समावेश किस तरीके से होता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करें। यदि हम विज्ञान की, कहा जाता है कि विज्ञान की कक्षा एक सक्रिय कक्षा होनी चाहिए। क्यों ये एक्टिव होना चाहिए? एक्टिव क्लास क्यों होना चाहिए? आओ देख लेते हैं। तो जिस मुख्य बिंदु को हम दोहराना चाहेंगे वे है कि विज्ञान की कक्षा गतिविधियों से परिपूर्ण एक सक्रिय कक्षा होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है विज्ञान की कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो विज्ञान की कक्षा पहली बात तो गतिविधियों से परिपूर्ण होनी चाहिए, और ना केवल गतिविधियों से परिपूर्ण तो होगी, यानी कि एक्टिविटी तो होगी। तो जब एक्टिविटी होती है तो वो क्या बन जाता है? वो एक्टिव क्लास बन जाती है, तो सक्रिय कक्षा हो जाती है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए भाई? इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब एक्टिव क्लास होती है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, तो बच्चे क्या करते हैं? बच्चों को अपने से सोचने का अवसर मिलता है। और हमने प्रीवियस सेशन में क्या देखा था? हमने ये देखा था कि आप बच्चों को कैसे सिखा सकते हो। आप बच्चों को बता करके नहीं सिखा सकते, आप बच्चों को स्वयं सोचने का अवसर जब आप प्रदान करेंगे, और यही चीज पर्यावरण अध्ययन में की जाती है, तब बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बना भी है एग्जाम में। ठीक है, तो सीखने का माहौल कैसा होना चाहिए? तो सीखने का माहौल सुरुचिपूर्ण होना चाहिए। इंटरेस्टिंग लग रहा है, आज की क्लास तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना? मतलब बच्चे एकदम खुश हो जाएं कि ये क्लास तो हमारी होनी चाहिए, मतलब ये इसमें बड़ा मजा आता है हमें। ठीक है, और हर कार्य में बच्चे के लिए एक चुनौती होनी चाहिए। काम में बच्चे का मन लगे और वे उससे कुछ नया सीखे। ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आती है ये सभी चीजें। और ये पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किस तरीके से आते हैं? विज्ञान के समावेशन के रूप में आते हैं। ठीक, तो पुस्तक भी ऐसी हो जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों के लिए जगह हो। कैसी जगह हो? कि हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, यानी कि आप एक शिक्षक हैं तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए कि बच्चे के परिवेश से स्थानीय जानकारी और अनुभव लें, और बच्चों को उन्हें एक सैद्धांतिक ढांचे में संगठित करने में मदद करें। कि हाँ देखो, आपने देखा था ना वहां पे, हाँ 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 बिल्कुल देखा था, तो अब आप उसमें थ्योरी दे दो ना। यही तो होता है ना, प्रैक्टिकल जो हम किए रहते हैं। हाँ, वो चीज तो दिखाई तो दी थी, अब आप थ्योरी दे रहे हो, है ना? वही थ्योरी। अब हम तो रोज देखते हैं कि हाँ क्या बोलते हैं, इस यदि हम प्लांट्स के किस तरीके से अपना फूड प्रोसेसिंग करते हैं, किस तरीके से कि हम पत्तों में पानी देने की जरूरत नहीं, आप जड़ में दे दो, आप पानी दे दो, सब तक पहुंच जाएगा, फल भी दे दें, फूल आएगा, फल आएगा।
बिल्कुल हम जानते हैं, और इसी चीज को यदि हम विज्ञान के अंतर्गत देखें तो ये चीजें हम पढ़ लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, ये सभी चीजें कि प्लांट्स कैसे अपना फूड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो बच्चों में अगर हम पर्यावरण या स्वास्थ्य संबंधी कोई सही नजरिया विकसित करना चाहते हैं तो वह काम भी जानकारी जानकारी ठूसने से होगा, है ना। जानकारी ठूसने से नहीं बनेगा। यदि आप केवल जानकारी दे रहे हो, बच्चे के दिमाग में हमने इतनी सारी बातें तो डाल दी है, याद कहाँ होता है, नहीं होता ना। और जो चीज हम प्रैक्टिकल किए रहते हैं, याद है कि नहीं जी, हाँ बिल्कुल याद है, वो चीज याद हो जाती है, वो चीजें हम नहीं भूले रहते हैं। और जो चीज, और देखो जो चीज को हम रटे रहते हैं उसको तो भूल जाते हैं ना। तो जानकारी क्यों? क्योंकि हमने जानकारी को केवल बस ग्रास्प करते 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 ऐसा हुआ है, हाँ रोट लर्निंग हुई है, हमने एक्टिविटी बेस्ड जो चीज होता है देखो हमको याद हो जाती है वो चीज। ठीक है, तो बच्चों में संवेदना पैदा हो, इसके लिए बेहद जरूरी है कि वे अपने अनुभवों के विश्लेषण से ही निष्कर्ष निकालें, कि उनका जो अपना सेल्फ एक्सपीरियंस है उसको एनालिसिस करें और उसके बाद में कंक्लूड करें और परिस्थिति की समझ बनाएं और फिर अपनी भूमिका को उसमें खोजें। क्या करें? और अपनी भूमिका को उसमें खोजें। तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ? यहाँ से क्लियर हुआ कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसी होती है, या फिर विज्ञान की कक्षा सक्रिय कैसी हो सकती है, कि वहां बच्चे अपने अनुभवों के विश्लेषण से ही निष्कर्ष निकालेंगे, परिस्थितियों की समझ बनाएंगे और अपनी भूमिका को उसमें खोजेंगे। फिर उसके बाद में ये होता है कि जानकारी केवल दे देने से, जैसे कि हमने प्रीवियस सेशन में भी देखा था कि बच्चों को आप केवल बता दोगे तो उसमें से बच्चे नहीं सीखेंगे, आपको उनको खुद करने का मौका दो। यही पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत उद्देश्य माना गया है। ठीक है, और बच्चे क्या करें? आपको क्या करना है? आप उनके परिवेश से स्थानीय जानकारी और उनके अनुभव लीजिए और उनको एक सैद्धांतिक ढांचे में संगठित करने में आप मदद करो, ऑर्गेनाइज करो, कि जो जो चीजें आपने देखो जानते हो आप, और ये जो आपके अनुभव है ना, अब उसमें हम ये थ्योरी देख लेते हैं, बिल्कुल बच्चा समझ रहा है वो चीज को, है ना, अब बच्चे को याद भी हो रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियां कराते समय हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है इस संबंध में एक सूची बनाई जाए, तो जिसके अंतर्गत कक्षा 3, 4, 5 की पाठ्य पुस्तक की मदद लेकर इस सूची को विस्तारित रूप दे सकते हैं। इसमें जो कि क्या क्या पढ़ाए हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जो भी पाठ्य पुस्तक में जो भी चीजें बताई गई उसकी आप सूची बना लीजिए। उसके अंतर्गत क्या होती है, तो कक्षा के लर्निंग कॉर्नर या पुस्तकालय में पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, फसलों, त्योहारों आदि के बारे में छोटी छोटी पुस्तकें हों जो बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो सकें। ये चीज को याद रखिएगा कि किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, गतिविधियां कैसे करवा सकते हो, या फिर गतिविधियों के समय किन बातों को ध्यान रखना आवश्यक है, कि उनके लिए लर्निंग कॉर्नर, पुस्तकालय में ये सब छोटी छोटे पुस्तकें ये सब होनी चाहिए, बच्चों जो पुस्तकें बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो सके। जैसे कि लाइब्रेरी की सिंपल हम यदि बात करें ना, तो लाइब्रेरी में क्या होना चाहिए, वो बच्चे देख रहे हैं, हाँ सीख रहे हैं, वही बताया गया है यहाँ पे। तो कक्षा में और क्या होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, मानचित्र हो, भारत का जिला, विश्व का नक्शा, है ना, ये सभी चीजें होनी चाहिए। और होती भी है, यदि हम नॉर्मली यदि देखें कि बिल्कुल होती भी है, बच्चे देखते हैं हाँ ये चीज ऐसा बना है, ये है, ग्लोब रहता है, ग्लोब से बच्चा जानता है कि अच्छा ये इस तरीके से वर्ल्ड का मैप है। फिर उसके बाद में वहां पे भारत के जिले होने चाहिए, भारत के जिले, पहले बात तो भारत के राज्य हो, राज्य के अंतर्गत कौन किसका जिला है, ये सभी चीजें क्लास में भी होती हैं। ठीक है, तो मौसम का चार्ट, कैलेंडर, हाथ से बने विभिन्न प्रकार के चार्ट्स, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पौधों के बीजों, जैसे पौधों के बीज जैसे कि दाल, तिलहन, धान, कीटों जैसे तितली की जीवन चक्र, पक्षियों की चोंच, पंजों के चार्ट्स, ये सभी चीजें तो पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में की गतिविधियां आधारित। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं ना, डायरेक्टली आप यदि देखोगे कि पर्यावरण अध्ययन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जहां पे यदि आपने ये थ्योरी को अटेंड किया हुआ है, यदि आपने समझा है, तो क्वेश्चन को आप आसानी से बना ले जाओगे। इसीलिए मैं आपको पहले थ्योरी करवा रही हूँ, उसके बाद में ही मैं आप लोगों को एमसीक्यू करवाऊंगी। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन क्योंकि ऐसे ही आते हैं कि जहाँ पे यदि आप लोगों ने अच्छे से यदि इसको देखा है, समझा है, पढ़ा है, एक बार भी यदि आप पढ़े और आपके दिमाग में वो चीजें गई हैं, तो आप आसानी से पर्यावरण अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो आज की क्लास छोटी सी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये विज्ञान वाला पोर्शन यहाँ पे मैं कंप्लीट की हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है, नेक्स्ट में सामाजिक विज्ञान का शिक्षण शास्त्र आता है कि पर्यावरण अध्ययन में इसका किस तरीके से समावेशन होगा, तो मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, लेकिन इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ये विज्ञान वाला पोर्शन यहीं पे समाप्त होता है कि किस तरीके से पर्यावरण अध्ययन में विज्ञान का समावेशन है और कैसे हम विज्ञान के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बच्चों को क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं और किस तरीके से एक विज्ञान की कक्षा सक्रिय हो सकती है और किस तरीके से गतिविधि आधारित शिक्षण क्या होता है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करूंगी। हालांकि क्लास छोटी थी लेकिन फिर भी हमने विज्ञान वाला पोर्शन कंप्लीट किया। सामाजिक विज्ञान एक अलग ही टॉपिक है क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में सामाजिक विज्ञान का क्या समावेशन है उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यहीं एंड करूंगी और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में पूरा डिटेल्ड क्लास चल रहा है इसका, सहायक शिक्षक, शिक्षक एवं लेक्चरर का, व्याख्याता का, तो आप उसमें जरूर से अपने एनरोलमेंट करवा सकते हैं। फीस एकदम ही कम रखी गई है, तो आप लोग जरूर से, आपकी यदि इच्छा है ज्वाइन करने के लिए तो आप बिल्कुल से ज्वाइन कर लीजिए। आप एक बार आइए हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में, एटलीस्ट आप देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा और यदि आपको इंटरेस्ट लगता है तो ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर से या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से आप लोगों को मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पे चैट सेक्शन बना हुआ है, वहां पे आपकी जो भी प्रश्न है ना तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि डायरेक्टली आप लोग जो भी कोई प्रश्न रहते हैं तो आप अपने प्रश्न को वहां पे पोस्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको कहीं में भी कोई भी डाउट है तो आप लोगों के सभी डाउट्स को भी क्लियर किया जाता है। तो यदि आपकी इच्छा है ज्वाइन करने की, बिल्कुल आप ज्वाइन करिए और इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9584532690। आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं कहीं पे भी कोई भी समस्या परेशानी आती है कि किस तरीके से कोर्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, क्या क्या रहेगा इस कोर्स के अंतर्गत, तो ये सभी बातों की जानकारी आप हमसे ले सकते हैं। ठीक, कहीं पे और भी कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं और आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।